नमस्कार। खास मुलाकात का एक और अंक लेके मैं आपके सामने मौजूद हूं और जैसा कि खास मुलाकात में हम आपको एक शख्सियत से मिलवाते हैं और सवाल पूछते हैं। आज की शख्सियत असम प्रदेश भाजपा के कोर कमेटी के सदस्य, असम वित्तीय निगम के अध्यक्ष विजय जी गुप्ता है। विजय जी गुप्ता, राइस प्लस को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप कोर कमेटी के सदस्य हैं भाजपा के, तो पिछले लगभग 5 साल से आप राज कर रहे हैं असम पर। चुनावी सरगर्मियां तेज़ हैं और चुनावी तैयारियां ज़ोरों पर है और पारा चढ़ रहा है। किस तरीके से लेते हैं और 5 साल के काम पर चुनाव के बाद क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल पूरे होने जा रहे हैं और ये कहने में मेरे को बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है कि अगर असम के राजनीतिक सफर को अगर आप देखें तो इससे अच्छी सरकार किसी दल ने आज तक नहीं दी है। और ये कहने का सिर्फ एकमात्र यही नहीं है कि एक सेंटेंस में हम ख़त्म कर दें कि जो कुछ असम में नहीं हुआ वो इस बार जो विकास की जो गति है, जो विकास की रफ्तार है, उन्नयन है, वो सारा कुछ हुआ। और हमने भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के पहले 5 साल ठीक पहले हमने कहा था कि असम को हम एक ऐसा राज्य बनाना चाहते हैं जहां भ्रष्टाचार मुक्त राज्य हो, भय मुक्त राज्य हो, भूख मुक्त राज्य हो, प्रदूषण मुक्त राज्य हो, अत्याचार, अनाचार, अभिविचार मुक्त हो और विदेशी मुक्त हो। इन सारे मुद्दों पे हमने राजनीतिक सफलता प्राप्त की है। और आप देखे भी होंगे, सुने भी होंगे कि यही एक ऐसी सरकार थी जबकि यहाँ पे असम पब्लिक सर्विस कमीशंस में हमने उनके चेयरमैन को भी जेल भेजने का काम किया क्योंकि उन्होंने घूस लेकर के नौकरियाँ दी थी। अभी एसआई सब इंस्पेक्टर्स का मामला जैसे ही लीक हुआ, हमारे मुख्यमंत्री ने तुरंत उसको 10 मिनट के अंदर में उस परीक्षा को स्थगित किया और आज 49 लोगों के ऊपर में चार्जशीट है और 300 से ज़्यादा पेज की चार्जशीट बनी है और 49 लोग जेल में हैं। तो हमने भ्रष्टाचार मुक्त असम और प्रदूषण मुक्त असम गढ़ने का काम किया है। इन गिरफ्तारियों के अलावा अगर आप बात करें तो घोषणा पत्र पे आपने जो 5 साल पहले जो बिंदु लिखे थे, क्या आपको लगता है कि वो सारे आप काम कर चुके हैं? निश्चित रूप से। देखिए, अगर मैं आपको गिनाने जाऊं तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। मेरे को आधा घंटा लग जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन मैं जो फ्लैगशिप मैंने हमारे अचीवमेंट है उसके बारे में करना चाहूँगा कि असम के अंदर में जो रोड का नेटवर्क था बहुत पुअर था, लेकिन 5 सालों के अंदर में 19,000 किलोमीटर पक्का सड़क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सर्बानंद सोनोवाल की सरकार ने की है। अब रेलवे कनेक्टिविटी की बात देखें तो ब्रॉडगेज आने के साथ साथ हम जो है इलेक्ट्रिफिकेशंस के लिए भी हमारा जो है गुवाहाटी बहुत ही कम समय में हम जो है रेलवे ट्रैक को इलेक्ट्रीफाइड कर पाएंगे। पुलों की बात करें तो ये गुवाहाटी शहर जहां हम बैठे हैं वहाँ 3 नए फ्लाईओवर बने हैं। एक सराई घाट पे एक ब्रिज बना और दूसरा ब्रिज जो है अभी भरौली मुख से उस पार के लिए एक बन रहा है। इसके बाद से अगर हम नेशनल हाईवे की बात करें तो नए करीब हमारे पास में 9 नेशनल हाईवे हमने लिए हैं, 8 नए मेडिकल कॉलेज हमने लिए हैं, 7 जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हमने बनाने का काम किया है, 8 नए लॉ कॉलेजेस हम बनाने के लिए जा रहे हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री जनधन योजना जो कि गरीब वर्ग के लिए था, यहाँ पे 1,35,00,000 अकाउंट खोला है हमने और खोल करके जितने भी दरिद्र, दुखिया, गरीब लोग हैं उनको इसका लाभ पहुंचाया है। हमारी सरकार ने फ्री एडमिशन, बच्चों को फ्री एडमिशन हायर सेकेंडरी तक की, अब ग्रेजुएशन भी हम करने जा रहे हैं। हमने उनको पाठ्य पुस्तकें जो है फ्री टेक्स्ट बुक करीब 52 लाख बच्चों को छात्र और छात्रियों को हमने पाठ्य पुस्तक भी वितरण किया है। मेडिकल कॉलेज हमने 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं और गुवाहाटी में एक मेडिकल कॉलेज था तो दूसरा मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो रही है। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एम्स चांगसारी के पास गुवाहाटी के नज़दीक ही है, वो गुवाहाटी के अंदर में एम्स भी
21 के लास्ट या 22 के फर्स्ट में हम उसको दे पाएंगे। तो इस तरीके से आप देखें तो हमने जो कुछ काम किया, आज चाय बागान आप देखते हैं कि असम का जो मेन क्षेत्र था टी, हम 50% टी प्रोड्यूस करते हैं। जो वहाँ के टी लेबर थे उनके वेजेस को हमने बढ़ा दिया, 197 कर दिया। पुरस्कार, धन पुरस्कार जो है 5,000 रुपया हमने एक जो वर्कर्स हैं, श्रमिक हैं, उनके खाते में दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने भी पहले क्या होता था कि पहले पैसा आता था लोगों के पास पहुंचने था, माननीय नरेंद्र मोदी के ये प्रयास से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र की, उनके खाते में डायरेक्ट जाए पैसा। तो इस तरीके से हिताधिकारी अगर हम देखें तो असम की जनसंख्या 3 करोड़ 30 लाख है और 92 लाख हमने हिताधिकारियों का निर्माण किया है, जो कि पहले नहीं हुआ था। और उनको पैसा मिला, जो पहले पैसा मिलता नहीं था, सब कागज़ पे रहते थे और भ्रष्टाचार का बोलबाला था, बीच में दलाल लोग थे, मध्यभोगी लोग थे, वो पैसा खा जाते थे। तो हमारी सरकार ने जो कुछ काम किया है वह रोड कनेक्टिविटी की बातें करें, रेल कनेक्टिविटी की बात करें, वाटर बोर्ड में भी हमने पोर्ट बनाया है और हमारी जहाज़ें भी अब चलेंगी ब्रह्मपुत्र के ऊपर में। इस तरीके से व्यापार और उद्योग की भी बातें करें तो हमने कई जो है फूड पार्क बनाए हैं और हमने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को सरल किया है। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए हमने एविएशन प्रोग्राम भी किया है। बाहर के बहुत जो है इन्वेस्टर्स यहाँ पर आकर के वो लगाए हैं, ब्रिटानिया है, पतंजलि है, डाबर है, आईटीसी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, इस तरह से ढेर सारी कंपनियां भी आकर के यहाँ के औद्योगिक वातावरण को उन्होंने एक पन पाया है। तो मैं एक कहने में बहुत गर्व महसूस होता है कि भारतीय जनता पार्टी, सर्बानंद सोनोवाल की सरकार इन 5 सालों में जो काम किए वो आज तक ये 70 सालों में हम लोग को देखने को नहीं मिला था। एक लंबी फहरिस्त आपने बता दी, ये काम हुए, इस क्षेत्र में ये काम हुए। कुछ काम शायद सरदर्द भी बन जाए, जैसे नागरिकता संशोधन बिल है, केंद्र सरकार लेकर आई, असम में भारी प्रतिरोध हुआ, लोग सड़क पर उतर गए, आंदोलन हुआ, नई पार्टियों के जन्म भी हो गया इस मुद्दे को लेकर। क्या आपको लगता है कि नागरिकता संशोधन बिल असम भाजपा को नुकसान देगा? देखिए, भाजपा को नुकसान करने का प्रयास तो किया गया था और आज भी प्रयास जारी है और उन सारे प्रयासों का हम जो है मुकाबला डट के करेंगे, जम के करेंगे। जहाँ तक सीएए की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, मैं आपको बताऊं कि यह जब हमने ये किया, इसको कानून को जब बनाया, अब ये देखिए स्वाभाविक बात है कि कानून बनाने के पीछे क्या था, लोग समझ नहीं रहे हैं। ये कानून जो आज बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से जो लोग पीड़ित हैं, आज हिंदू अगर पाकिस्तान में पीड़ित होता है, बांग्लादेश में पीड़ित होता है, अफगानिस्तान में पीड़ित होता है, तो वो जाकर के सिंगापुर नहीं रहेगा, अमेरिका नहीं रहेगा, वो जाकर के इंडोनेशिया, मलेशिया नहीं रहेगा, वो भारत आएगा। क्योंकि भारत विभाजन जब हुआ, हमारे इस देश का जो विभाजन हुआ वो धर्म के आधार पे ही हुआ था। विभाजन होने के बाद अगर पाकिस्तान में अत्याचार होते हैं, अफगानिस्तान में अत्याचार होते हैं, बांग्लादेश में अत्याचार होता है और वो अलग जो है रिलीजियस प्रोसिक्यूशंस, प्रताड़ित होकर के अगर वो आकर के यहाँ पे शरण लेते हैं और आज दशकों से अब देखिए आज कब हम आज़ाद हुए और आज तब से चला आ रहा है सिलसिला, तो उनको नागरिकता देने का ये जो हमारा प्रश्न था, ये मानवीय संवेदना का एक बहुत अनुपम उदाहरण है। और उनको हमने क्या किया कि हमने उनको नागरिकता देने की बात की। और वो भी कोई यहाँ पर दुष्प्रचार हो रहा है कि बहुत से लोग आएंगे। आप बताइए 5 साल में कितने लोग आए, और आने का जो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो लोग आए थे हम उनको ही दे रहे। हम तो ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद जो लोग आए हैं उनको हम नहीं देंगे। तो 2014 तक अगर कोई नागरिक बांग्लादेश का प्रताड़ित होकर के आता है, पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से आता है, तो हमने उनको नागरिकता देने का ही ये सीए लेकर के आया। स्वाभाविक रूप से इसके ऊपर में अप्रचार हुआ, दुष्प्रचार हुआ, लेकिन हम सब अप्रचार और दुष्प्रचार का हमने मुकाबला किया। हमने यह लाने के बाद हमने 2019 का पार्लियामेंट का चुनाव जीता, पंचायत चुना, ऑटोनॉमस काउंसिल का इलेक्शंस बोर्डो में अभी हुआ, उसमें हमने जीत हासिल की। तिवा ऑटोनॉमस काउंसिल में इलेक्शन हुआ, उसकी जीत हासिल की। दिक्कत तो ये है ना कि आपने सिर्फ अपने वोट बैंक वाले धर्म को ही कन्वर्ट करने का इसमें प्रावधान रखा। आपने मुसलमानों को क्यों नागरिकता नहीं देने की उसमें प्रावधान रखा? देखिए, ऐसा है कि ये जो बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लेवल जो है बहुत गलत लेवल लगता है कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, हिंदू मुसलमान की बात हम नहीं करते। हम तो ये कह रहे हैं कि मानवीय संवेदना के कारण जो लोग प्रताड़ित होकर के आए, जो लोग प्रताड़ित होकर के, हिंदू ही प्रताड़ित होकर के आए, बाकी जो दूसरे वर्ग के लोग थे वो प्रताड़ित होकर के नहीं, वो आर्थिक दृष्टिकोण से
वो आर्थिक दृष्टिकोण से आर्थिक लाभ के लिए वो यहाँ पर पे अवैध घुसपैठ उन्होंने किया है। और इन लोगों ने अवैध घुसपैठ नहीं किया, इन लोगों ने अपनी जान को बचा करके लेके आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जब मेंबरशिप होता है, मैं मेंबरशिप का इंचार्ज भी था, उसमें लिखा रहता है सर्वधर्म समभाव। हम किसी भी जाति को हो, धर्म को हो, भाषा को हो, उसके साथ हम अन्याय नहीं करते हैं। तो मैं ये नहीं मानता हूं कि मुसलमानों के प्रति हमने कोई अन्याय किया है। अगर जो लोग आए हैं वह अवैध घुसपैठ करके आर्थिक कारणों से आए हैं, इकोनॉमिकल रीजन से आए हैं, बाकी जो हिंदू आया है उसके घर नष्ट कर दिए गए, उनकी माँ, उनकी बेटियों के ऊपर में अत्याचार हुआ, बलात्कार तक की घटनाएं हुई, तो स्वाभाविक रूप से हमने मानवीय संवेदना का साथ दिया है, इकोनॉमिक एग्रेशंस का साथ नहीं दिया। अब इसी नागरिकता संशोधन बिल को लेकर आंदोलन के दौरान नई राजनीतिक पार्टियों का जन्म हो गया। जातीयतावादी ताकतें अपनी चरम सीमा पर हैं, अभी सब आगे आ गई हैं, पार्टियां बन चुकी हैं, चुनाव लड़ेंगे। जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा था भाजपा के शासनकाल में, तो नई पार्टियां सामने, इतना विरोध क्यों? देखिए, मैं तो बड़ा स्पष्ट मत व्यक्त करूंगा इस पर कि ये हमारा असम जो है, इस असम को डिस्टर्ब करने के लिए, इसको रेस्टलेस करने के लिए, अशांति फैलाने के लिए कुछ विदेशी ताकतें भी लगी हुई हैं। आज असम जहां है वो आप देखिए कि इसके बॉर्डर को अगर आप देखेंगे तो म्यांमार है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है। अब ये पांचों देश के साथ में ये घिरा हुआ है और एक चिकन नेक छोटा सा है। अगर मेरा असम डिस्टर्ब होगा तो पूरा नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा, और नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब होगा तो ये पूरा देश डिस्टर्ब होगा। इसलिए कुछ राष्ट्र विरोधी ताकतें यहाँ पे मुंह उठा करके, और बाहरी सपोर्ट है, मैं कहता हूँ कि बाहरी सपोर्ट, राष्ट्र विरोधी ताकतें नए नए दल बना करके, नए नए मुखौटा ला करके असम को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। और उनको अच्छी तरीके से पता है कि जिस दिन असम डिस्टर्ब हो जाएगा हम इस देश को बचाने में कामयाब नहीं होंगे। तो ये सवाल राष्ट्र का है, ये सवाल राष्ट्रीयता का है, ये सिर्फ असम की ही बात नहीं है, ये पूरे राष्ट्र की बात है। और आप कह रहे हैं कि बाहरी ताकतें इनको वो कर रही हैं, प्रेरित कर रही हैं और सपोर्ट कर रही हैं बाहर से, पर जो लोग आए हैं वो तो सिर्फ असम की बात करते हैं और वो असम की बात करना चाहते हैं। इसमें बाहर का सपोर्ट कहाँ से? बाहर का सपोर्ट ऐसा है कि जब देखिए, आज जो है आप आंदोलन करके क्या मिला? आज अब असम के इतिहास को देखें तो यहाँ आंदोलन ही आंदोलन हुआ, लेकिन आंदोलन के फलस्वरूप कुछ नहीं मिला। किंतु जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई सत्ता में, तब बहुत कुछ मिला। तो ये बात प्रूव करता है कि आंदोलन से सिर्फ अशांति पैदा होती है, आंदोलन से विकास नहीं होता है। और वो चाहते हैं कि हम आंदोलन करें। आंदोलन करने से वो जानते हैं कि अच्छी तरीके से आंदोलन करने से अशांति पैदा होगी और यहाँ का डेवलपमेंट, यहाँ का उन्नयन, यहाँ का विकास रुक जाएगा। और जब विकास रुक जाएगा तब बाहरी ताकतें जो है आपको गुलाम बनाने की कोशिश करेंगी। आप प्रदेश भाजपा के अनुशासन समिति के अध्यक्ष भी हैं जी। उसको उस एंगल से अगर आप देखें तो क्या ये जो नई पार्टियां बन रही हैं, असम जातीय परिषद हो, राइजोर दल हो, व अन्य पार्टियां जो बन के आई हैं और वो अपना जातीयतावादी रूप लेकर सामने आकर वो चुनाव लड़ेंगे, आपको अपने साइड से क्या लगता है कि नुकसान मिलेगा, भाजपा को नुकसान होगा? देखिए, ऐसा है कि मैं आपको बताऊं कि असम की जनता बहुत जागरूक जनता है और वो आंदोलन से पीड़ित हो गई है। और आज हमारी जो सभ्यता है, हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है, जो हमारी विरासत है, वो खतरे में है। कुछ लोग उसको मिटाने का षड्यंत्र कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता उनके साथ नहीं। मैंने पहले भी कहा कि कुछ लोग अगर कोई एक दल का गठन करते हैं, कुछ लोग मिलकर के आंदोलन करते हैं, तो जनता आज 3 करोड़ 30-40 लाख की जनता जो है वो एक तरफ है और 10,000 15,000 ही लोग होंगे जो कि आंदोलन में शरीक होकर के अशांति का निर्माण कर रहे हैं। प्रदेश भाजपा की राजनीति की बात करें तो आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है भाजपा के साथ, लगभग 3 दशक का, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी, और 1990 में मैंने पार्टी ज्वाइन की थी, 1990। उसके बाद आप कोषाध्यक्ष पद पर रहे हैं, महासचिव रहे हैं, उपाध्यक्ष रहे हैं। आपके समय की भाजपा, एक आरोप है ये, और ये कहा जाता है कि 2016 की पहले की भाजपा और आज की भाजपा में बहुत अंतर है। 2015-16 के आसपास एक सैलाब आया अन्य पार्टियों से, विशेष तौर पे कांग्रेस से, नेताओं का इधर आना, उनका बदलना और पार्टी में शामिल हो जाना। आप वो पुरानी जो आपका पार्टी थी, पुराना दल था, उसका और आज में आप क्या अंतर देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है, उस आइडियोलॉजी पे कोई प्रहार नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है कि हमारी आइडियोलॉजी के जो कुछ प्रमुख बिंदु हैं उसको मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से विश्वास करती आई है
अपने अंत्योदय पे। भारतीय जनता पार्टी का दर्शन है एकात्म मानववाद दर्शन है। भारतीय जनता पार्टी की निष्ठा है पंचनिष्ठा। और भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें 7 सूत्र दिए थे, और 7 सूत्र में पहला सूत्र उन्होंने कहा था समन्वय, दूसरा उन्होंने कहा था संवाद, तीसरा उन्होंने कहा था संयम, और उसके बाद से उन्होंने कहा था कि सकारात्मकता, सद्भावना और सेवा। ये हमारे 7 मूल मंत्र है। उन 7 मूल मंत्र को लेकर के हम अपने दर्शन को लेकर, निष्ठा को लेकर जब हम आगे बढ़े हैं, तो स्वाभाविक रूप से दूसरे दलों के लोगों का, या जो हमारे दल में भी नहीं है, दूसरे दल में नहीं है, उनका भारतीय जनता पार्टी के प्रति आदर्श और नीतियों के प्रति उनका आकर्षण हुआ और हमारे दल में आए। और स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति कहीं भी हो, अगर हमारे दल में आना चाहता है तो हम उसका स्वागत करते हैं। और उस स्वागत को लेकर के अगर कहीं कोई कुछ कहता है, कमेंट्स करता है और कहता है कि पार्टी में परिवर्तन हुआ, तो पार्टी में परिवर्तन ये है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी नीतियों के प्रति आकृष्ट होकर के लोग हमारे यहाँ आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा दल है कि अपने आप में सबको समाहित कर लेता है, और समाहित करके मुख्य धारा में ला करके, मुख्य धारा का मतलब विकास की धारा में सबको लगा देता है। इसलिए हम नहीं सोचते हैं कि ये बहुत कोई बड़ा विषय होगा। अगर कहीं कोई विषय है, कहीं कोई नाराज़गी है और कोई नया पुराना कहीं अगर होगा, तो हमारा जो पार्टी है निश्चित रूप से इसके ऊपर भी विचार करेगी। जो परिवर्तन है, इससे क्या पुराने नेता खुश हैं? मेरे को तो लगता है कि खुश है। अगर कहीं से मान लीजिए आपके पास कोई रिपोर्ट है, आप तो देखिए मीडिया के हैं, संवाद माध्यम में आप रहते हैं, अगर उस आपके पास कोई अगर सूचना है कि कोई अगर नाखुश है, अगर कोई असंतुष्ट है, तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी बड़ी संवेदनशील पार्टी है। और प्रति कार्यकर्ताओं का, एक एक कार्यकर्ताओं, माननीय अमित शाह, माननीय नरेंद्र मोदी, सर्बानंद सोनोवाल, हिमंता बिश्वा शर्मा ने पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को ये कहा है कि भारतीय जनता पार्टी संवेदनशील पार्टी है और कार्यकर्ताओं के प्रति एक संवेदनशील रुख रखती है। अगर कोई इन्हीं कारणों से नाराज है कि कोई नया आ गया है, तब तो ये विषय नहीं है, ये कोई इशूज़ नहीं है। लेकिन उनको अगर कहीं कोई अधिकार उनको मिलना चाहिए था, उनको देखना चाहिए था, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी इसको विचार करेगी। हाल ही में असम जनसंघ बोलकर एक दल का, या आप कह लीजिए कि एक समूह का निर्माण हुआ है, जो हाल ही में 2-4 दिनों में ही हुआ है। क्या आपको कुछ जानकारी है? क्या असंतुष्ट नेता जो हैं पुराने, क्या वही मिलकर तो ये नहीं कर रहे हैं? देखिए, मैंने तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा कुछ सुना नहीं है, किंतु मैंने भी अखबारों में देखा कि अभी कुछ एक NGOs, मतलब वो बेसरकारी संगठन है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से, उस कुछ लोग मिल कर के उन्होंने नाम दिया असम जनसंघ। तो ये असम जनसंघ नाम दे करके हम लोगों को थोड़ी सी अजीब सा समझ में नहीं आया कि भाई कौन लोग हैं, क्योंकि जनसंघ भारतीय जनता पार्टी की पूर्ववर्ती जो दल है, वो हमारा एक तरह से कह सकते हैं तो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन था जनसंघ, उसका जनता था। तो हम भारतीय जनता पार्टी अब हुए 1980 में, लेकिन 1951 में तो जनसंघ था। अब जनसंघ के नाम पे कोई एक ये संगठन इस तरीके से बने, तो मैं तो सोचता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। और कौन लोग इनके पीछे हैं, निश्चित रूप से हम लोग उसकी शिनाख्त करेंगे, क्योंकि बहुत डिटेल्स मेरे इसके बारे में पता नहीं। सिर्फ मैंने एक अखबार में हेडिंग ही देखा, और हेडिंग देखने के बाद में मैं उसको डिटेल्स में अभी हम गए नहीं, हम जाएंगे। और अगर कहीं कुछ है तो अनुशासनात्मक डिसिप्लिनरी एक्शन कुछ लेने की आवश्यकता होगी, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके बारे में विचार विमर्श करेगी और उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि ये अलग अलग समूह बन रहे हैं, पार्टियां तो खैर बन ही रही हैं, चुनाव जो नज़दीक आ रहे हैं, कहीं प्रदेश भाजपा दिल्ली वाली गलती तो नहीं करेगी कि आम आदमी पार्टी को वहाँ अंडर एस्टिमेट किया गया था, जबकि वो चुनाव लड़ी तो वो सत्ता पे आई? कहीं कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा आपके साथ? देखिए, अंडर एस्टिमेट करने का तो कहीं कोई प्रश्न नहीं होता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से विश्लेषण करती है और हमारे पास में अच्छे से रणनीतिकार हैं। माननीय अमित शाह जी जैसा चाणक्य, राजनीति का चाणक्य कहीं कोई नहीं है। और हम किसी भी व्यक्ति को, ये तो व्यक्तियों का समूह, हम तो किसी व्यक्ति को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। अंडर एस्टिमेट का प्रश्न नहीं है, लेकिन किसकी क्षमता है और कौन राजनीतिक दल बना सकता है और कौन सरकार चला सकता है। दल बनाना, संगठन बनाना आसान है, लेकिन सरकार चलाना और जनता को न्याय देना ये कठिन काम है। अब वो जनता के भरोसे पे खरे उतरेंगे, ऐसा मेरा तो नहीं मानना है कि वो जनता के प्रति वो खरे उतरेंगे और जनता उनको बहुत ज़्यादा कुछ सपोर्ट करेगी, मैं नहीं मानता हूँ। हिंदी भाषियों की बात करें तो आप प्रदेश भाजपा की राजनीति में सबसे शीर्ष के
हिंदी भाषी नेता हैं। लगभग आबादी की अगर माने तो लगभग 10% के आसपास कुल आबादी हिंदी भाषियों की है अभी फ़िलहाल। हिंदी भाषियों के लिए सरकार ने पिछले 5 साल में क्या किया है? देखिए, सेंसस 2011 का 6.9 है, ठीक है, 10 साल हो गए हैं। 6.9 कुछ बढ़ कर के आप जैसे 10 बता रहे हैं, हो सकता है कोई 8, 9, 10 के आसपास हो, जो भी हो। अब इतनी बड़ी संख्या है, आपका प्रश्न भी तो स्वाभाविक रूप से आपको किसी ने कुछ कहा होगा तो आप ये प्रश्न मेरे से कर रहे हैं। ऐसा है कि देखिए, जहाँ तक हिंदी भाषा भाषी की बात है, असम के अंदर में निश्चित रूप से भाषा के ऊपर राजनीति होती थी कभी। आज की डेट में आप देखे भी होंगे, उत्तर प्रदेश का चुनाव आपने देखा होगा, जातियों, बिहार का आपने चुनाव देखा होगा, भाषा के नाम पे, जाति के नाम पे ढेर जगह, अलग अलग जगहों पे चुनाव होते हैं। असम के अंदर में भी 2016 का जो चुनाव हुआ था, तो मैंने ये महसूस किया था कि हिंदी भाषी समुदाय बहुत आगे बढ़ करके और बंगाली भाषी समाज बहुत आगे बढ़ के भारतीय जनता पार्टी को जिताने में अपनी एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। तो जबकि हमारे लोग जो हैं, सारे लोग जो है नेता लोग हैं, वो असमीज स्पीकिंग है, तो हमारे पास में जो समन्वय है, मतलब वो बहुत अनुपम एक उदाहरण है कि हम हमेशा समन्वय में और संवाद में विश्वास रखते हैं। अगर कोई भी किसी धर्म का है, किसी जाति का है, किसी भाषा भाषी का, हम उसको अपना अंग मानते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी हिंदी भाषी अगर एक अलग से कोई ग्रुप है नहीं, वो हमारे ही अपने भारतीय जनता पार्टी उसको अपना ही मानती है, और वह असम के ही नागरिक हैं और इस भारत के नागरिक हैं। तो जहाँ तक राष्ट्रीयता की बात है, भारतीयता की बात है, राष्ट्रवाद की बात है, तो हिंदी भाषी हो या बांग्ला भाषी हो, वह भारतीय जनता पार्टी के लिए उतने ही इम्पॉर्टेंट, महत्वपूर्ण है जितने कि और भाषा भाषी के लोग। आने वाले चुनाव को देखते हुए हिंदी भाषियों को कितना चुनावी प्रतिनिधित्व मिलने वाला है? क्या आप तो चूँकि हिंदी भाषियों को कड़ी नज़र आपकी रहती होगी, क्या खबर है आपके पास? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस बात में विश्वास करती है कि जनप्रतिनिधि जो हमारे हों, वो जनता के साथ न्याय कर सकें। और जहाँ तक भाषा भाषी की बात है, हम तो हर भाषा भाषी को लोगों को अपने साथ लेकर के चलने के लिए हम दमखम रखते हैं। और स्वाभाविक रूप से आप देखें कि हमारे भी 1-2 विधायक हैं और हिंदी भाषियों के जनप्रतिनिधि होने चाहिए, इसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। और जहाँ तक आप बोले नेता की बात, तो मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता समझता हूँ, और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी व्यक्ति किसी भी कितने ऊंचे पद पे क्यों नहीं बैठा, पहले अपने आप को कार्यकर्ता मानता है। तो जहाँ तक नेता और कार्यकर्ता कोई 2 डिवीज़न नहीं है, हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। दूसरी बात है कि प्रतिनिधित्व की बात, स्वाभाविक रूप से समाज के जितने भी अंग हैं, सारे अंगों को साथ लेकर के अगर हम चलेंगे तो यह जनता के साथ में और सारे अंगों के साथ में न्याय होता है। और भारतीय जनता पार्टी इस बात का हमेशा ख्याल रखती है और रखेगी। और जहाँ तक कि भाई कितना कोटा होना चाहिए, कितना नहीं होना चाहिए, यह कोई विषय देखिए प्रासंगिक विषय नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि हम जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हों, वो भाषा से और संप्रदाय से ऊपर उठ करके जो जनता की सेवा में विश्वास रखते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है सेवा ही संगठन है, और सरकार हम बनाए हैं सेवा के लिए बनाए हैं, हम सरकार का उपभोग करने के लिए नहीं है। तो हम उपभोक्ता नहीं, हम सेवक हैं। चूँकि कहा कि आप एक कार्यकर्ता हैं, क्या जो मेरे सामने बैठे कार्यकर्ता हैं भाजपा के, क्या इस बार आने वाले चुनाव में जनता के बीच वोट मांगने जाएंगे? आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं चुनाव लड़ूं या नहीं लड़ूं, आपका ये प्रश्न स्वाभाविक हो सकता है और है भी। भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी बड़ी ही श्रद्धा और विश्वास है, और हम कार्यकर्ता होने के नाते सिर्फ इतना ही जानते हैं कि दल हमें जो आर्डर देगा, जो आदेश देगा, उस आदेश में अपने आप को सफल कर सकें, यह हमारी हमेशा से ही कामना रहती है। वैसे तो अगर देखिए तो आज अभी ई-बुक, माननीय मोदी जी ने ई-बुक बनाया, उसका संचालन करने का दायित्व मेरे को दिया, मैंने बहुत बखूबी उसका निर्वाह किया। मेंबरशिप की बात करें तो 2.5 लाख मेंबरशिप थे असम में। जब मैं पहले बार मेंबरशिप का इंचार्ज बना तो 25 लाख हो गया। दोबारा भी हमको ही पार्टी ने बनाया तो उसको हमने 45 लाख प्लस किया। तो संगठन के अंदर में जो भी मेरे को दायित्व दिया गया, वो महासचिव का हो, उपाध्यक्ष का हो, या आज अनुशासन समिति का है, या सरकार में मैं असम फाइनेंस कॉरपोरेशन का
ये हूँ चेयरमैन। तो स्वाभाविक रूप से मैं ये सोचता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की नीति और आदर्शों को लेकर के मैं समाज में और जनता के बीच में जाकर के उनकी सेवा कर सकूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी असम प्रदेश अगर हमें जो भी आदेश देगी उस आदेश का हम सही तरीके से पालन करेंगे और हम अपने आप को हर कार्य क्षेत्र में, चाहे वो संगठन का हो या चुनाव का हो या कहीं और हो, जहाँ भी पार्टी मेरे को बैठाएगी मैं बैठने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि हमारा अपना घर तो अब भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी हमारी परिवार है और ये पूरा समाज जो है उसको भी हम परिवार का अपने अंग मानते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, सर्बानंद सोनोवाल या हेमंत बिस्वा शर्मा? देखिए, हम चेहरे पर विश्वास करते हैं। पहले भी हमने कहा था कि हमारा तो एक ही चेहरा है, भारतीय जनता पार्टी, भारत माता। और भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व जनसंघ थे, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, और यहाँ सर्बानंद सोनोवाल, हेमंत बिस्वा शर्मा, सभी लोग मिलकर के काम चलते हैं। हमारी एक टीम है। तो ये जिस तरह से माननीय मोदी जी ने टीम इंडिया कहा था, उसी तरह से हम टीम आसाम में विश्वास करते हैं। और सभी लोग मिलकर के जुलकर के हम इस चुनाव में अगर मुख्यमंत्री का कोई चेहरा होगा तो उस मुख्यमंत्री का चेहरा असम की जनता जनार्दन होगी। विपक्ष का ये आरोप है कि अगर कोई भी चुनाव, चाहे वो पंचायत चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, अगर भाजपा जीतती है तो मोदी उस जीत की वजह होती है, अगर वो हारती है तो मोदी का जिक्र नहीं होता। देखिए, जीत मोदी की ही होती है और हमने हार तो अभी तक तो देखा नहीं है, इसलिए हम हार। अनेकों प्रदेश हैं। आप राजस्थान की बात कर लीजिए, आप मध्य प्रदेश में बात कर लीजिए, आप छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए। अब देखिए क्या है कि कहीं न कहीं हम कलेक्टिव ये है मतलब सामूहिकता के साथ हम जीते हैं। अब जो भी नेता हमारा रहेगा उसके ही नेतृत्व में, उसके प्रति ही आस्था और विश्वास लेकर, क्योंकि देखिए भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है और हमारा मूल सेवा है, तो हम अनुशासनबद्ध भी हैं। कैडर बेस्ड पार्टी है, हम अपने नेता को नेता मानते हैं और जीत नेता के प्रभाव से होता है, कार्यकर्ताओं के प्रभाव से होता है। हम लोग सब मिलके काम करते हैं, लेकिन जब अब हजारों हमारे 42 लाख कार्यकर्ता, तो 42 लाख कार्यकर्ताओं का नाम तो नहीं लेंगे। असम में कहीं जीत होगी ही तो हम निश्चित रूप से सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा, जो दो हमारे प्रमुख लीडर हैं, माननीय रंजीत दास हमारे सभापति हैं, उनको ही हम देंगे श्रेय। देश का होगा तो हम माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय अमित शाह को ही उसका श्रेय देंगे। लेकिन सब लोग मिल करके जुल करके करते हैं, जीत भी हमारी, हार भी हमारी। विजय गुप्ता जी, राइज प्लस को समय देने के लिए और बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सभी को, दर्शक गणों को भी धन्यवाद, आपको भी धन्यवाद। और आपका ये राइज प्लस आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभ भावना है, शुभकामना है। और आप जितना ही विकास करेंगे, स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी, जनता का विकास होगा। राइज प्लस पर खबरों के प्रायोजक है ऑस्टिन प्लाईवुड। Hi, I am Prakash Raj. No. Touch हुआ तो क्या हुआ? Bro, this is antivirus Austin plywood. It kills 99.99% germs and viruses. Austin plywood. अब सिर्फ इस पर ही है Austin plywood.